व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे कैन हिमंता बिस्वा शर्मा सेव द बीजेपी, राइज ऑफ हिमंता एक्सप्लेन्ड। तो मेरे को लगता है कि इनकी हिस्ट्री भी किस तरीके से ये पॉपुलर इतने हुए, हर एक चीज जानेंगे। और मैं कहूँगा वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर मैं कहूँगा कि जैसे योगी जी है, वैसे ये इनकी भी एक वो प्रो हिंदुत्व वाली बात आती है और ये काफी स्ट्रिक्ट है अपने उसमें स्टेट में भी। तो देखते पूरी वीडियो, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक। 1 2 3 गो। देखिए, अगर आप नॉर्थ ईस्ट को हिस्टोरिकली देखें तो वो सेपरेटिज्म के लिए जाना जाता है, ना तो इंसर्जेंट, इंसर्जेंसी के लिए जाना जाता है, रिलीजियस कन्वर्जन्स के लिए जाना जाता है, और अनफॉर्चुनेटली मेन स्ट्रीम इंडिया की तरफ से एंटी नॉर्थ ईस्ट रेसिज्म के लिए जाना जाता है। लेकिन व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि भारत का मेन स्ट्रीम अगला नेशनल लेवल का प्रो हिंदुत्व लीडर इसी नॉर्थ ईस्ट से इमर्ज होने वाला है। जी हाँ, लचित बोरफुकन और वीर अहोम्स की पावन धरती का पुत्र हिमंत बिस्वा शर्मा, एक ऐसा फायर ब्रांड लीडर जो योगी आदित्यनाथ के लेवल का हिंदुत्व के चेहरे की तरह उभर रहा है। सोनिया गांधी जी को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं कि अपना बेटा को उन्होंने 55 साल दे दिया ओनली टू बिकम मैच्योर। तो आइए आज के वीडियो में बात करते हैं कि क्या हिमंता के पास पोटेंशियल है बीजेपी का मेन स्ट्रीम लीडर और प्राइम मिनिस्टर मोदी का सक्सेसर बनने का। मदरसों से क्या दिक्कत है? तो बंद करने का इरादा है। ये देश हिंदू का देश है और ये देश हिंदू का रहेगा। ये सेकुलरिज्म का भाषा हमें मत सिखाओ। आपसे मुझको सेकुलरिज्म का भाषा सीखना नहीं है। आप लोग सुन लीजिए, असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। बहुत स्टैंड लेते हैं, अब होने नहीं दूंगा। मेरे लिए, मैं असम से आया हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। आज जो कांग्रेस है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों का तकलीफ होगा तो हम हैं, सबसे आगे। लेकिन हिंदू का तकलीफ है हम नहीं है। आगे जाके भी सनातन ही चलेगा और सनातन का आदर्श से ही ये देश मजबूत होगा। नो डाउट इनके वायरल भी होते हैं बहुत भाषण भी, और इनकी पर्सनैलिटी भी प्लस इनके स्टैंड भी। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको सेक्युलर। देखिए, हमने अक्सर सुना है कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। हमने देखा भी है कुछ सालों पहले कि कैसे एकदम से इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है नॉर्थ ईस्ट। एक वक्त था जब बीजेपी की नॉर्थ ईस्ट में उतनी ही प्रेजेंस थी जितनी क्रिकेट की दुनिया में बाबर आजम की इज्जत है। जानते हो कितना कुछ झेलता हूँ मैं, बस एक दिन मेरी कुर्सी पर बैठकर देखो कि कितने अंगारों पर बैठता हूँ मैं। इनफैक्ट 2014 में जब मोदी ने एक बड़े मार्जिन से इलेक्शन जीता था नेशनल लेवल पे, तब भी नॉर्थ ईस्ट में किसी भी राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं थी। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल अलग है। आज नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट्स में या तो बीजेपी की सरकार है या बीजेपी एक कोalition के साथ सत्ता में है, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ। और नॉर्थ ईस्ट के सबसे पॉपुलर स्टेट यानी असम में बीजेपी के फॉर्च्यून्स बदलने का क्रेडिट दिया जाता है हिमंत बिस्वा शर्मा को। इन्हें लोग नॉर्थ ईस्ट का चाणक्य मानते हैं और इन्हें नॉर्थ ईस्ट का विभीषण भी माना जाता है, क्योंकि हिमंत बिस्वा शर्मा एक समय पर कांग्रेस के साथ थे, लेकिन आज उनकी मदद से ही बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस का सफाया कर दिया। ये कांग्रेस लोग आज का नया मुगल है और कुछ नहीं है। और आजकल नेशनल लेवल पर इनका काफी बड़ा हिंदुत्व फैन बेस भी बन रहा है। तो आइए आज के वीडियो में हम हिमंत बिस्वा शर्मा की इस राइज के बारे में जानेंगे। तो हिमंत बिस्वा शर्मा असम के गुवाहाटी से हैं। इनके पिता एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे और इनकी माता असम साहित्य सभा की मेंबर थी। 1979 और 80 के दशक में असम आंदोलन अपने चरम सीमा पर था, जब हिमंत बिस्वा शर्मा स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। असम आंदोलन का देखिए बेसिक गोल ये था कि असम में बहुत सारी इलीगल इमिग्रेशन हुई है, जिस वजह से असम को डेमोग्राफिक डेंजर है। 1951 से 1971 के बीच में असम की पॉपुलेशन में भारी मात्रा में इंक्रीज हुआ, जिसमें से बड़ी संख्या में इलीगल इमिग्रेंट्स थे। असम के लोगों का मानना था कि ये जो भारी संख्या में इमिग्रेशन हो रही है, ये उनके कल्चर, आइडेंटिटी,
लैंग्वेज और रिसोर्सेज पर बुरा इफेक्ट डालेगी। एक सर्वे के मुताबिक 1971 के आसपास असम में असमी स्पीकिंग पॉपुलेशन का परसेंटेज 61% से गिरकर 1979 में अराउंड 49% हो गया था। इसके अलावा असम के एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम्स पर भी ओवर पॉपुलेशन से बहुत असर पड़ रहा था। इसलिए असम के लोग चाहते थे कि इन इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेज दिया जाए और उनको वोटर लिस्ट से भी हटाया जाए। और इनमें से बहुत सारे ऐसे इमिग्रेंट्स थे जो बांग्लादेश से आकर असम में सेटल हुए थे। इसी के कारण असम के यूथ ने मास लेवल पर प्रोटेस्ट करना शुरू किया था। और तब सोशल मीडिया नहीं होती थी ना। इनिशियली स्टूडेंट पॉलिटिक्स की तरफ आकर्षित हुए। इसके दौरान हेमंता की मुलाकात प्रफुल्ल कुमार और भृगु कुमार से हुई, जो उस समय के असम प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। इसके कुछ साल बाद ही हेमंता को असम स्टूडेंट्स यूनियन गुवाहाटी यूनिट का जनरल सेक्रेटरी बना दिया जाता है। हेमंता ने फिर अपनी अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन कॉटन कॉलेज से कंप्लीट की और इस कॉलेज के बारे में मजेदार बात यह है कि आज की डेट में असम के 15 चीफ मिनिस्टर्स में से 7 इस कॉटन कॉलेज से ही निकल कर आए हैं। 1991 से 1992 तक वो कॉटन कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। 1996 से 2001 तक उन्होंने ग्रेजुएट होने के बाद गुवाहाटी हाई कोर्ट में वकालत भी की, लेकिन उनका पॉलिटिक्स में हमेशा इंटरेस्ट बना हुआ था और इसी कारण उन्होंने 1994 में कांग्रेस ज्वाइन की। हितेश्वर सैकिया जो उस समय असम के चीफ मिनिस्टर थे, उनके यहाँ हेमंता का हमेशा से आना जाना था। उस समय हेमंता को स्टूडेंट और यूथ डेवलपमेंट के लिए बने राष्ट्रीय सलाहकार समिति में हितेश्वर सैकिया के कहने पर एक सदस्य सचिव बना दिया गया। यहीं से हेमंता की असम पॉलिटिक्स में ऑफिशियल एंट्री होती है। उनके पोटेंशियल को हितेश्वर सैकिया ने बहुत पहले से ही देख रखा था। इसी के कारण वो 1996 में कांग्रेस की तरफ से पहली बार जालुकबाड़ी कंस्टिट्यूएंसी से खड़े हुए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हेमंता उनके खिलाफ खड़े हुए जिन्हें हेमंता अपना मेंटोर मानते थे, यानी भृगु कुमार। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हेमंता के साथ उस इलेक्शन में वही हुआ जो पाकिस्तान के साथ 1971 के वॉर में हुआ था। तो इतनी बड़ी हार झेलने के बाद हेमंता काफी निराश हुए, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव ने उस समय पर उनको एक सलाह दी जिस सलाह ने उनकी जिंदगी बदल दी। नरसिम्हा राव ने हेमंता से कहा कि देखिए, आप भले ही इलेक्शन हार गए हों, लेकिन अगर आप फ्यूचर में ये इलेक्शन जीतना चाहते हैं तो हमेशा अपनी कंस्टिट्यूएंसी से टच में रहिए और उनकी बात सुनते रहिए। और हेमंता ने फिर यही किया। अगले 5 सालों तक गली गली जाकर वो अपने कंस्टिट्यूएंसी के लोगों से मिले, उनकी समस्याओं को सुना और समझा और हर तरह की मदद करने की कोशिश की, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2001 के विधानसभा चुनाव में हेमंता ने भृगु कुमार जैसे दिग्गज नेता को इलेक्शंस में हरा दिया। और इसके बाद हेमंता को असम की राजनीति में एक बड़ी नई पहचान मिली। शुरू में हेमंता को कृषि विभाग में मंत्री बनाया गया, लेकिन 2006 में इन्हें हेल्थ और फाइनेंस मिनिस्ट्री जैसी बड़ी मिनिस्ट्री भी दे दी गई। और इसके बाद वो 2011 में फिर 78,000 के बड़े मार्जिन से अपनी इलेक्शन जीते। 2011 में इसके बाद उन्हें एजुकेशन का एडिशनल चार्ज भी दे दिया गया। उनके टेन्योर के दौरान जोरहाट, बारपेटा और तेजपुर में उन्होंने 3 मेडिकल कॉलेजेस भी बनवाए। और इनके काम और इनके करिश्मा की वजह से वो असम के उस समय के सीएम तरुण गोगोई के लेवल की पॉपुलैरिटी पाने लगे और असम में एक बहुत पॉपुलर पॉलिटिकल फिगर बन गए। शर्मा इस समय पर बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट एक मत से चुने जाते हैं। इससे पहले वो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ असम के प्रेसिडेंट रह चुके थे और सिर्फ बैडमिंटन ही नहीं बल्कि वो असम क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। लेकिन देखिए, यहाँ पर आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि हमने देखा है कि एटलीस्ट पिछले 10-15 सालों में कांग्रेस पार्टी जो है वो बेसिकली गांधी परिवार की पर्सनल जायदाद बनी हुई है। इस पार्टी में कुछ भी गांधी परिवार के इजाजत के बिना नहीं हो सकता। बिल्कुल उस तरह जिस तरह बॉलीवुड साल में कम से कम एक बार हगे बिना फंक्शन ही नहीं कर सकता। तो गांधी फैमिली की इस तरह से डिक्टेटरशिप कांग्रेस पार्टी में हेमंता बिस्वा को पसंद नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक देवता की तरह ऑपरेट करते हैं कांग्रेस पार्टी में। Now Rahul started dictating. Rahul will come as if a god has come. Now we have to worship him. He will not say here and here. उन्होंने कांग्रेस के परिवारवाद को भी एक्सपोज किया। और कांग्रेस का जो एक कॉन्सेशन है कि मैं वो राजा हूँ, तुम स्टेट में राजा बन जाओ, तुम फिर स्टेट वाला लोग बोलेगा तुम जिले में राजा बन जाओ, जिले वाला लोग बोलेगा कि तुम पंचायत में राजा बन जाओ, और हमें एक ही लोग राजा बन के रहना है और हमें एक कोटरी जैसा बना के घूमना है। एक पार्टी में आप अगर है तो ये लॉयलिटी हैज टू बी टुवर्ड्स अ फैमिली। और राहुल गांधी की इस डिक्टेटोरियल टेंडेंसी की वजह से कांग्रेस ने अल्टीमेटली नॉर्थ ईस्ट का और नेशनल लेवल का एक बहुत ब्राइट नेता खो दिया। कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ क्लैश होने की वजह से अल्टीमेटली हेमंता बिस्वा ने कांग्रेस छोड़ दी, लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी ने ईगो में कहा कि भाई जाने दो, हमको क्या फर्क पड़ता है। और हेमंता बिस्वा ने राहुल गांधी की इस एरोगेंस को भी एक्सपोज किया। I talked to him 7-8 times on face to face. I have seen him a complete arrogant person.
And without that kind of intellectual gravity or intellectual soundness. जयराम रमेश ने भी इसी तरह से हेमंत बिस्वा के रेजिग्नेशन पर एरोगेंस और ईगो में कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी ना होती तो हेमंत बिस्वा शर्मा की पोजीशन और आइडेंटिटी का कहीं एग्जिस्टेंस भी नहीं रहता। और आज उसी हेमंत ने कांग्रेस का पोजीशन और एग्जिस्टेंस असम से मिटा दिया। हिस्ट्री का सबसे ब्रूटल ऊनो रिवर्स है। हेमंत बिस्वा ने कहा कि राहुल गांधी डिपेंडेबल लीडर नहीं है क्योंकि वो बोलते कुछ है और करते कुछ है। हाँ भाई, ये एक्चुअली इनकी पुरानी क्वालिटी है, क्योंकि एक समय पे ये कहते थे कि इनको कास्ट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ये कभी किसी का कास्ट जानने में इंटरेस्टेड नहीं है और ना ही ये किसी कास्ट सिस्टम में विश्वास रखते हैं। I don't see it as a Dalit or upper caste or lower caste. As far as I'm concerned, there is a poor human being and I'm going to his house. This differentiation occurs in the media. It doesn't occur in my mind. I personally don't believe in the caste system. आज गली गली में जाके सबका कास्ट पूछ रहे हैं ये भाई साहब, चाहे वो मीडिया वाले हो, डॉक्टर हो या मिस इंडिया हो। जाति जनगणना, Caste census. कास्ट सेंसस, जाति जनगणना, caste census. इनका कोई भरोसा नहीं है। कल को ये रेस्टोरेंट में जाएंगे, कोई इनको समोसा ऑफर करेगा तो ये समोसे का कास्ट पूछने लगेंगे कि ये आलू अपर कास्ट है या लोअर कास्ट है। और देखिए, कांग्रेस छोड़ने के पीछे इनका रीजन ये था कि जब 2011 में इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था असम में, इसके बाद असम के एमएलएस को अपना लीडर चुनने के लिए कहा गया था और मेजॉरिटी 2011 में असम के एमएलएस ने तरुण गोगोई के बजाय हेमंत बिस्वा को अपना लीडर चुना था। इनफैक्ट 78 में से 52 एमएलएस का कहना था कि वो हेमंत को अपने लीडर की तरह देखना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी ने एमएलएस के डिसीजन को इग्नोर करके अपनी डिक्टेटोरियल टेंडेंसी दिखाते हुए तीसरी बार तरुण गोगोई को असम का सीएम बनाया। यही नहीं, ऊपर से उनके बेटे गौरव गोगोई को भी पार्टी में एंट्री करवा दी, डिस्पाइट हिम नॉट हैविंग एनी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस। और काबिलियत होने के बावजूद हेमंत बिस्वा को इग्नोर किया गया। गोगोई के टेन्योर में असम की इकोनॉमी भी काफी बर्बाद हो रही थी। 2011 में असम का पॉवर्टी रेट 32% था, जो नेशनल एवरेज 21.9% से काफी ज्यादा था। तरुण गोगोई पर बड़े बड़े करप्शन एलिगेशंस भी लगे थे और इस तरह से साइड लाइन किए जाने की वजह से उनके और कांग्रेस के बीच में और खासकर उनके और राहुल गांधी के बीच में टेंशंस बढ़ गए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके उन्होंने अपनी लाइफ के 22 साल बर्बाद कर दिए। I have wasted 22 years of my life in Congress. उनको कांग्रेस की बदलती हुई आइडियोलॉजी से भी काफी प्रॉब्लम थी। ये कांग्रेस हो, फ्रीडम मूवमेंट वाला कांग्रेस से कभी मत मिलाइए। आज उनका जो आइडियोलॉजी है, ये क्या पुराना कांग्रेस का आइडियोलॉजी है? और फिर फाइनली उन्होंने 2015 में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब कांग्रेस का ये कहना है कि भाई उन्होंने बीजेपी इसलिए ज्वाइन की क्योंकि उनके ऊपर करप्शन चार्जेस लगे हुए थे, जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन ज्वाइन करते ही सारे के सारे अचानक से धुल गए। Sir, those accusations of corruption against Hemanta Biswa Sarma were made by in the Louis Berger case and in the chit fund case were made by the BJP when he was in the Congress. It's not someone else who made them. When Hemanta Biswa Sarma was in the Congress, the BJP made the corruption allegations against him. Moment he joins you, he's as clean as Snow White. लेकिन बात ये भी है कि कोर्ट ने खुद हेमंता को इन केसेस में क्लीन चिट दी थी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद। You picked up Dr. Hemanta Biswa Sarma. You're referring to a very infamous case. He was discharged from the court. There was nothing there. और हेमंता का असम पॉलिटिक्स में तब तक इतना इन्फ्लुएंस बन चुका था कि उनके कांग्रेस पार्टी छोड़ते ही कांग्रेस के 9 और एमएलएस ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। और इसके बाद 2016 का असेंबली इलेक्शन होता है, जिसमें कांग्रेस 2011 से 78 सीट्स लाने के बाद सिर्फ 26 सीट्स ला पाई और बीजेपी ने अपने एलाइज के साथ मिलकर 86 सीट लाकर सरकार बना ली। और इसके बाद 2021 में भी बीजेपी ने 60 सीट्स लाकर पावर रिटेन की है। 2016 में बीजेपी की पहली जीत के साथ हेमंत बिस्वा को भी असम का सीएम पहली बार बनाया जाता है। মই শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে और देखिए, हेमंता और बीजेपी का एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप है, जैसा बॉलीवुड और पाकिस्तान का है। देखिए, बीजेपी बहुत समय से ट्राई कर रही थी असम में एक फुटहोल्ड जमाने के लिए, लेकिन जीत नहीं पा रही थी। 2001 के असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस 71 सीट्स लाती है, उस समय बीजेपी सिर्फ 8 सीट जीत पाई थी। 2006 में बीजेपी 10 सीट पर ही सिमट गई थी। 2011 में तो सिर्फ 5 ही जीत पाई थी। लोकसभा इलेक्शन में भी 2004 के लोकसभा इलेक्शन को देखे तो बीजेपी ने असम में सिर्फ 2 सीट जीती। 2009 के इलेक्शन में बीजेपी ने 4 सीट जीती, लेकिन उनका वोट शेयर 24% से गिरकर 16% हो गया। हालांकि 2014 में मोदी वेव के कारण उनको 36% वोट शेयर के साथ 60 सीटें भी मिली। लेकिन हेमंता के ज्वाइन करने के बाद आप देखिए कि इनकी कैसे काया पलट हुई है। 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में भी बीजेपी ने हेमंत बिस्वा की मदद से 9 सीटें जीती हैं। और इस साल के लोकसभा इलेक्शंस में भी असम में बीजेपी ने कमाल ही कर दिया है, 14 में से 11 सीट्स जीती हैं अपने एलाइज के साथ मिलकर। हेमंत बिस्वा ने बेसिकली असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के बीच में
अलायंस करवाने में अहम भूमिका निभाई, जिसके कारण कांग्रेस के वोट्स काटने में काफी सफल हुए और ये वोट्स रीजनल पार्टीज की मदद से बीजेपी को ट्रांसफर हो गए। हिमंत बिस्वा की स्ट्रैटेजी को देखते हुए अमित शाह ने उनको नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का कन्वीनर भी बनाया, जिसके बाद हिमंता ने असम और नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों की सभी रीजनल पार्टीज को एक छत के नीचे ला दिया। इससे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी और एनडीए पार्टनर्स की अलायंस और भी मजबूत हुई और इसके कुछ ही दिन बाद अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी ने गवर्नमेंट जीती। Congress party has suffered a huge setback in Arunachal Pradesh. In a big blow to the party, 43 of its 44 MLAs, including Chief Minister Pema Khandu, are now joining the People's Party of Arunachal. और इसके कुछ ही समय के बाद धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट के अलग स्टेट्स में भी बीजेपी गवर्नमेंट बनाने लगी, चाहे वो अरुणाचल हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो। और देखिए, हिमंता का असम में दो तरह के बड़े इम्पैक्ट्स रहे हैं। पहला इम्पैक्ट ऑब्वियसली रहा है डेवलपमेंटल फ्रंट पर। उन्होंने अपने टेन्योर में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की है, जैसे कि नेशनल हाईवेज 27 और 37 का एक्सपेंशन। उनके ही टेन्योर में इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज बनकर तैयार हुआ है, जिसकी मदद से ट्रेड और ट्रैवल टाइम कम हुआ है। Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Dhola Sadia Bridge in Assam's Tinsukia on Friday morning. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से असम में 78 रोड्स और 14 ब्रिजेस के लिए 378 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। असम में 300 करोड़ की लागत से 50 मेगावाट का सोलर प्लांट का फाउंडेशन तैयार हुआ है। होजाई डिस्ट्रिक्ट में 59 करोड़ की कॉस्ट पर 36 पाइप वाटर स्कीम शुरू हुई है, जिससे इस एरिया में क्लीन और फ्रेश वाटर की सप्लाई बढ़ेगी। 8 मेडिकल कॉलेजेस भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डेवलप किए गए हैं। असम की एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए हिमंता ने गवर्नमेंट ने जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर टीचर को हायर किया था, उन्हें ही रेगुलर टीचर्स के तौर पर हायर करना शुरू कर दिया है, ताकि उनके एक्सपीरियंस और स्किल्स से क्वालिटी एजुकेशन बढ़ सके। इससे असम के 35,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स और स्टेट पूल टीचर्स को फायदा होगा और इनको जॉब सिक्योरिटी भी मिलेगी। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने असम प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज को रिक्रूटमेंट ऑफ वर्कर्स रेगुलेशन रूल्स 2024 को अप्रूवल दिया है, जिसके तहत प्राइवेट वर्कर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी को रेगुलेट किया जाएगा। इनके टेन्योर में बैंक डिपॉजिट 30% बढ़े हैं, क्रेडिट एक्सटेंशन भी 58% बढ़े हैं। असम की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी बढ़ रही है। असम की पर कैपिटा इनकम भी पिछले 5 साल के मुकाबले में 123% बढ़ी है। इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर में भी काफी इंप्रूवमेंट की है और ड्रग माफिया पर काफी क्लैंप डाउन किया है। 2021 से 2024 के बीच में असम की अथॉरिटीज ने ऑलमोस्ट 9,000 केसेस रजिस्टर किए हैं ड्रग्स रिलेटेड, जिसमें बहुत सारे स्मगलर्स को अरेस्ट किया गया है, जिनमें 90% स्मगलर्स का कोई रिलीजन नहीं। अग्रेसिव लॉ इन्फोर्समेंट और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत ऑलमोस्ट 15,000 ड्रग स्मगलर्स को पकड़ा गया है और उनके पास से 2,000 करोड़ के ड्रग सीज किए गए हैं। मोदी की जैम ट्रिनिटी की तरह ही कई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स भी असम में लॉन्च की गई हैं। तो पहला तो हुआ उनका डेवलपमेंटल साइड और दूसरा है उनका हिंदुत्व साइड, जो हमें देखने को मिला है पिछले कुछ सालों में। वो हमेशा से भारत को एक हिंदू राष्ट्र की तरह देखते आए हैं। ये देश हिंदू का देश है और ये देश हिंदू का देश है और ये देश हिंदू का रहेगा। वो योगी आदित्यनाथ की तरह ही माइनॉरिटी अपीजमेंट में नहीं मानते। ये सेकुलरिज्म का भाषा हमें मत सिखाओ। रिलीजियस पोलराइजेशन करने के लिए कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया, लेकिन तुष्टीकरण राजनीति का विरोध करते हुए विकास का राजनीति आगे बढ़ा। उन्होंने एक्सप्रेस भी किया है कि किस तरह से असम में पिछले कुछ सालों में डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं और उस डेमोग्राफिक चेंजेस को फिक्स करना जरूरी है। उन्होंने हाल में ही सरकारी ऑफिस में नमाज के लिए मिल रहे ब्रेक पर पाबंदी लगाई है। उन्होंने कहा है कि वो असम में सभी मदरसास को बैन करना चाहते हैं। मैं अभी 600 मदरसा बंद किया हूँ, लेकिन मेरा इरादा है सारे मदरसा बंद कर देने का। उन्होंने ओपनली कहा है कि असम गवर्नमेंट किसी भी मदरसे को फंड नहीं देती है। State of Assam is not going to spend a single paisa for madrasa run education. We do not have mandate to teach Quran. क्योंकि उनके मुताबिक असम में सबसे ज्यादा रेडिकलाइजेशन मदरसों में हो रही है। कई ऐसे केसेस भी असम से हमें देखने को मिले हैं, जहां पर असम पुलिस ने हमें दिखाया है कि कैसे अलग अलग मदरसे हैं जहां पर एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं और बड़ी लेवल पे रेडिकलाइजेशन हो रही है। और ये मदरसों का ये केस भी था कि वो इलीगल बांग्लादेशी मुस्लिम इमिग्रेंट्स को भी रहने की जगह दे रहे थे। इसी कारण उन्होंने सभी गवर्नमेंट फंडेड मदरसों को रेगुलर स्कूल्स में कन्वर्ट करने के लिए असम मदरसा एजुकेशन प्रोविंशियलाइजेशन एक्ट 1995 और असम मदरसा एजुकेशन एक्ट 2018 को रिपील किया है और अभी तक 1200 से ज्यादा मदरसों को इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा 600 से ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट मदरसे बंद भी किए गए हैं। मैं अभी 600 मदरसा बंद किया हूँ, लेकिन मेरा इरादा है सारे मदरसा बंद कर देने का। उसके साथ साथ मुस्लिम कम्युनिटी में चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए उन्होंने असम मुस्लिम मैरिजेस और डिवोर्सेस रजिस्ट्रेशन एक्ट को भी रिपील किया है। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट का प्लान है
है कि एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा मुस्लिम्स की मैरिजेस और डिवोर्सेस को रजिस्टर करने के लिए। माना जाता है कि ये स्टेप इंट्रोड्यूस किया गया है असम में अल्टीमेटली यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करने के लिए और असम में पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी में चाइल्ड मैरिजेस को रोकने के लिए। इलीगल इमिग्रेशन पर भी उनका बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस है कि असम के ऊपर एक्सटर्नल एग्रेशन चला हुआ है, इसलिए असम का डेमोग्राफी पूरा चेंज हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से 2000 से लेकर 2011 तक मुस्लिम पॉपुलेशन 29% बढ़ी है, वहीं हिंदू पॉपुलेशन 15% से 10% तक घटी है। उन्होंने इसके बारे में चिंता भी जताई है। उन्होंने कहा है कि वो इस तरह से इस्लाम का कल्चर और डेमोग्राफी चेंज नहीं होने देंगे। देखिए, बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा है कि ये मुद्दा सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है बल्कि कल्चरल और जीने मरने का मुद्दा है। मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%। आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा। याद कीजिए कि जब कुछ बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स ने असम में एक हिंदू टेंपल की 120 बीघा जमीन हथिया ली थी, उसे हिमंता बिस्वा ने छुड़वाया था और फिर मंदिर कमेटी को वापस सौंपा था। हिमंता ने इस्लामिक कंट्रीज में हो रहे हिंदुओं के खिलाफ भी काफी क्लियर स्टैंड लिया है और इसलिए उन्होंने कहा है कि वो CAA को फुली सपोर्ट करते हैं। The people who oppose CAA to take the matter to the Supreme Court. Already it is in the Supreme Court, but case was not listed. वक्फ बोर्ड पर भी उनका एटीट्यूड काफी स्ट्रांग है। उन्होंने हाल में ही लाए हुए बीजेपी के वक्फ एक्ट को भी ओपनली सपोर्ट किया था। उन्होंने बड़ी स्ट्रेटेजिकली और बड़ी स्मार्टली दिखाया था कि ये जो वक्फ बोर्ड बिल है ये कैसे मुस्लिम औरतों के हित का बिल है और इस वजह से उन्होंने हमारे आंदोलन जीवियों को भी चेकमेट कर दिया था। And I think that reform will give lot of justice to the Muslim women. उन्होंने राहुल गांधी के कास्ट सेंसस को भी चेकमेट किया है, क्योंकि जब उनसे कास्ट सेंसस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई अगर हिंदुओं का कास्ट सेंसस हो रहा है तो मुसलमानों का भी होना चाहिए। The social reason is they are saying why every time there is a caste census among the Hindu, there should be caste census among the Muslim. इनफैक्ट असम में तो उन्होंने ऑलरेडी मुस्लिम कास्ट सेंसस भी शुरू कर दिया है। हम भी असम में जातिगत जनगणना शुरू किया कि मुस्लिम समाज में कितना जातियां है, उसका जनगणना मैंने शुरू कर दिया असम में कि जाति का जनगणना खाली हिंदू का बीच में होना चाहिए क्या, मुसलमान में भी तो जाति है। मैंने तो डंका बजा के असम में शुरू कर दिया। उन्होंने हाल में ही ओपनली कहा कि वो लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे इश्यूज पर भी कानून बनाना चाहते हैं। অহাবাৰ বিধানসভাত আমি আৰু কেইখনমান আইন আনিম। লাভ জেহাদৰ বিৰুদ্ধে এখন আইন আহিব। অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাত অনুসূচিত জনজাতিৰ মাটি অকল যাতে অনুসূচিত জনজাতি লোকে কিনিব পাৰে, অনুসূচিত জাতিৰ মাটি যাতে অনুসূচিত জাতিৰ লোকে কিনিব পাৰে, নিজৰ সম্প্ৰদায়ৰ বাহিৰলৈ যাতে ভূমি যাব নোৱাৰে, অৱশিষ্ট ভূমি যিখিনি থাকি গ'ল, তেনেকুৱা এখন শক্তিশালী আইনো আমি অনাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ। जब स्टालिन ने सनातन धर्म को खत्म करने वाली बात बोली थी और कांग्रेस ने फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर इसको डिफेंड किया था, तो हिमंता बिस्वा ने भी बहुत स्ट्रांगली इन्हें कंडेम किया था। और आज जो कांग्रेस पार्टी ने बोला कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं उनको पूछना चाहूँ कि कल अगर मैं मुसलमान का खिलाफ ऐसा बयान दे दूं या मैं क्रिश्चियनिटी का खिलाफ वो बयान दे दूं, क्या कांग्रेस बोलेगा ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है? इसके अलावा उन्होंने राम मंदिर दर्शन के लिए 25,000 पिलग्रिम्स को स्पॉन्सर भी किया था असम से। उन्होंने असम में कई बड़े बड़े इंपॉर्टेंट मंदिरों की रीडेवलपमेंट के लिए भी फंड्स एलोकेट किए हैं। अब देखिए, खासकर नॉर्थ ईस्ट जैसे स्टेट से अगर कोई इतना स्ट्रॉन्ग और बड़ा हिंदुत्व लीडर निकल कर आएगा तो ये कुछ लोगों को हजम होगा नहीं, इसलिए इनको काफी टारगेट भी किया जाता है ऑपोजिशन से। बिहार के तेजस्वी यादव ने इनको योगी का चाइनीज वर्जन बोला था। योगी जी के चाइनीज रेप्लिका है। क्या बयान देते हैं उससे थोड़े हमारा काम रुकेगा। इस तरह का रेसिज्म और इस तरह का अब्यूज नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भारत में सहना पड़ता है डेली। अब इस आदमी को अगर कोई बिहारी भैया बोल देगा तो ये बड़े चिढ़ जाएंगे कि भाई हमको भैया क्यों बोलते हो, मजाक क्यों उड़ाते हो हमारा इस तरह से। लेकिन ये आदमी खुद एक असम के आदमी को, वही असम जो इंडिया का हिस्सा है, चाइना का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसको ये चाइनीज बुला रहा है और इसके अलायंस पार्टनर कुछ नहीं बोल रहे हैं, मुंह में फेविकोल लेकर बैठे। जब इन्होंने असेंबली में 2 घंटे की नमाज ब्रेक को हटाया था जो 1936 से चल रहा था,
तब AIDUF के MLAs ने खूब इनको अटैक किया था। AIUDF के लीडर का कहना था कि भाई तुमने अगर हमारी ब्रेक कैंसिल की तो हम असेंबली में नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। कमाल है यार, पहले खाली मस्जिद में पढ़ते थे, उसके बाद रोड पे पढ़नी शुरू कर दी, अब डायरेक्टली असेंबली के अंदर भी इनको नमाज पढ़नी है। कल को बोलेंगे कि नहीं हमको हेमंत बिस्वा के घर में नमाज पढ़नी है। जब हेमंत बिस्वा की गवर्नमेंट इलीगल बांग्लादेशियों को पकड़ के डिपोर्ट करती है तो उससे भी लोग बड़े परेशान चल रहे हैं। कुछ लोग तो सीधे गालियां दे रहे हैं इनको। राष्ट्रपति जी से इतना ही कह सकता हूं कि लात मार के मुख्यमंत्री पद से हटा के जेल में डाला जाए। और देखिए अगर इस लेवल का मेल्टडाउन ऑपोजिशन का हो रहा है आपके ऊपर तो आप कुछ तो सही कर ही रहे हैं। तो अल्टीमेटली देखिए मेरे हिसाब से हेमंता काफी इंटरेस्टिंग लीडर है। ये एक ऐसे लीडर है जो गांधी कॉरपोरेशन से उसी लेवल की नफरत रखते हैं जिस लेवल की नफरत मोदी रखते थे। उनका हिंदुत्व एजेंडा भी काफी क्लियर है। उन्होंने मेन स्ट्रीम हिंदुत्व को असम में एक्सेप्टेबल बना दिया है और नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम हिंदुत्व मूवमेंट से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। क्योंकि देखिए नॉर्थ ईस्ट भारत का एक ऐसा रीजन है जहां पर रिलीजियस कन्वर्जन बहुत तेजी से हो रहे हैं, जहां पर सेपरेटिज्म बहुत रहा है। तो वहां पर जो हिंदुत्व का ग्रैंड नैरेटिव है कि आपके कास्ट, आपके लैंग्वेज, आपके रीजन से ऊपर है आपकी हिंदू आइडेंटिटी, आपकी कल्चरल आइडेंटिटी, आपका सिविलाइजेशन। इस आइडिया को अगर नॉर्थ ईस्ट में भी फैलाया जाएगा तो ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है भारत के लिए, क्योंकि फाइनली नॉर्थ ईस्ट को भारत के कल्चरल और इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम से जोड़ा जा रहा है। ये एक आदमी है जो अपने स्टेट में हर एक इंसान का डेवलपमेंट चाहता है, सिर्फ हिंदूज का ही नहीं लेकिन मुस्लिम्स का भी। इन्होंने कहा है कि ये असम में मुस्लिम्स में एक्सट्रीमिज्म नहीं टॉलरेट करेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि ये चाहते हैं कि मुस्लिम्स डेवलप हों, एजुकेट हो और भारत के कल्चरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करें एक प्रोडक्टिव तरीके से। और ये एक बहुत अच्छी चीज है कि नॉर्थ ईस्ट से हमारा एक नेशनल लेवल का लीडर निकल कर आया। हमारा प्राइम मिनिस्टर हिंदी बेल्ट से आ चुके हैं, कश्मीर से आ चुके हैं, गुजरात से आ चुके हैं, साउथ से आ चुके हैं। अब हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट की बारी हो। और देखिए बीजेपी की 2024 की परफॉर्मेंस के बाद कुछ लोगों ने बोला है कि बीजेपी में शायद एक ऑर्गेनाइजेशनल कैल्सिफिकेशन या ऑसिफिकेशन आ रहा है। देखिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑसिफिकेशन एक बिजनेस टर्म है जो एक प्रोसेस को दिखाता है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन रिजिड हो जाती है, इनफ्लेक्सिबल हो जाती है एंड बिकम्स रेजिस्टेंट टू चेंज ओवर टाइम। इससे क्या होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस खराब होती है, इनोवेशन कम होता है और उसकी कंपेटिटिवनेस कम हो जाती है। ऑसिफिकेशन के बायोलॉजिकल प्रोसेस को दिखाती है जहां पर सॉफ्ट टिश्यू अल्टीमेटली और हार्ड बन के बोन यानी हड्डी में तब्दील हो जाता है। और ऑर्गेनाइजेशनल ऑसिफिकेशन के की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रेजिस्टेंस टू न्यू आइडियाज, आउटडेटेड प्रैक्टिसेस करते रहना, लैक ऑफ इनोवेशन, परफॉर्मेंस खराब होना और अडेप्टेबिलिटी कम होना। अब देखिए मैं नहीं मानता कि पूरी तरह से बीजेपी के साथ ये हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा सजेस्ट किया है। अब इस तरह की ऑर्गेनाइजेशनल ऑसिफिकेशन से लड़ने के लिए आइडियाज चाहिए कि भाई न्यू लीडरशिप आए, न्यू आइडियाज और न्यू पर्सपेक्टिव्स के साथ ऑर्गेनाइजेशन की रिस्ट्रक्चरिंग हो, नए आइडियाज और नए टेक्नोलॉजीज और नए स्किल्स को एनकरेजमेंट दिया जाए और अडेप्टेबिलिटी बढ़ाई जाए। ऐसे में हेमंता और योगी जैसे लीडर्स हैं जो फ्रेश ब्लड और न्यू आइडियाज लेकर आते हैं। और जैसा कि मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है कि नॉर्थ ईस्ट से एक बड़े लेवल का हिंदू नेशनलिस्ट लीडर आ रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जिस तरह का रेसिज्म और स्टीरियोटाइपिंग नॉर्थ ईस्ट की हुई है वो स्टीरियोटाइपिंग खत्म हो। क्योंकि अगर एक बड़े लेवल का प्रो हिंदुत्व लीडर नॉर्थ ईस्ट से निकल कर आता है और उसकी एक्सेप्टेंस सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं बल्कि हिंदी बेल्ट में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में हर जगह बढ़ती है, तो उससे जो स्टीरियोटाइप्स हैं, जो रेसिज्म है नॉर्थ ईस्ट का, होपफुली वो भी कम हो। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि हेमंता बिस्वा में पोटेंशियल है एक बड़े लेवल का प्रो हिंदुत्व मेन स्ट्रीम लीडर बनने का बीजेपी के लिए? मोदी के बाद आपका चॉइस क्या रहेगा मोदी का सक्सेसर के लिए? क्या वो योगी है, हेमंता बिस्वा है या कोई और है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे एक सिमिलैरिटी जो मैं कहूंगा कि योगी जी और हेमंता बिस्वा शर्मा में जो है कि वो बहुत क्लियर है, हिंदुत्व को लेके बहुत क्लियर है, डेवलपमेंट को लेके बहुत क्लियर है, सिक्योरिटी, सेफ्टी, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके बहुत फोकस्ड है। और सीधा शब्दों में कहूं तो जाहिल पने से वो बिल्कुल सख्त खिलाफ है, जाहिलियत से। उनने कहा है भैया पढ़ाई लिखाई पर फोकस करो, एजुकेशन होगी तो आज के टाइम पर आप ग्रो कर सकते हो। ये वो टाइम नहीं है कि शिकार कर करके आप अपना गुजारा कर रहे हो, कि जंगल में चले गए, 2 शिकार कर लाए, रात को उसको पका के खा लिया तो आपकी जिंदगी चल रही है। ये जिंदगी आज के टाइम की है, ये मॉडर्न टाइम है। इस टाइम में आप एजुकेशन लोगे या आप स्पोर्ट्स में एक्टिविटी करोगे, लेकिन एजुकेशन साथ साथ आप करोगे तब जाके आपका डेवलपमेंट होता है, तब आप यहाँ से भी डेवलप होते हो और फिर आगे जाके आप तरक्की के राह पर चल पाते हो। वरना जिस राह पर आप चल रहे हो उसका खात्मा ही है। कुछ लोग जिस राह पर निकल पड़ते हैं, ठीक है। और वही चीज समझनी पड़ेगी आपको कि एंड ऑफ द डे, और
अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये हिंदुत्व की बात करें तो ये दूसरी कम्युनिटी से नफरत करते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कुछ भी। उनने ये कहा है कि जहां पर भी जो चीज गलत होगी ना उसका रिफॉर्म लाना पड़ेगा, और सबसे बड़ा रिफॉर्म एजुकेशन है। फिर लोग कह देते हैं कि हमें उस लेवल की नौकरियां नहीं मिल पाती, आपको एजुकेशन भी उस लेवल की लेनी पड़ेगी ना। और मदरसे का एजुकेशन बिल्कुल मैच नहीं कर सकता जो सीबीएसई स्टैंडर्ड्स हैं, जिस तरीके से वो एजुकेशन लेवल होता है, कॉम्पिटिटिवनेस होती है, और ये चीज करनी पड़ेगी। कहां मिलेगी नौकरी फिर यार, कहां मिलेगी? और फिर 2 मिनट में वो आ जाते हैं फिर वो माइक पर कि महंगाई तो मोदी की देन है और बच्चे अल्लाह की देन है और अल्लाह नौकरी नहीं दे रहा। फिर 10 कर लिए बच्चे। वाह। नहीं, थोड़ा लॉजिकली प्रैक्टिकली चलना पड़ेगा ना, कि अगर महंगाई है तो आप परिवार को उसी हिसाब से चलते हो ना। हर एक चीज होती है लेकर, लेकिन वही वाली बात है कि थोपना, कुछ चीज किसी पे थोप देना, कुछ चीज कुछ बोल देना, उससे काम नहीं चलता। देश तरक्की तभी करेगा जब हम एज ए इंडिविजुअल ये सोचे कि भाई ग्रोथ कैसे हो सकती है, कौन सा लीडर हमारे बच्चों के लिए ठीक है, कौन सा लीडर एंड ऑफ द डे तरक्की चाहता है, कौन सा लीडर आपको ये कह रहा है कि भैया तुम गलत रास्ते पर हो, और पता होते हुए भी कई लोग उस रास्ते पर चल रहे होते हैं, क्योंकि वो एक भाईचारा ऑन टॉप वाली बात कर देते हैं ना, वो भाईचारा ऑन टॉप, या फिर वो बस कम्युनिटी को लेके ही चलना है साथ में। भाई गलत इंसान हर कम्युनिटी में मिलेंगे, गलत इंसान परिवारों में भी मिलेंगे, जॉइंट फैमिली भी होगी ना, उसमें भी कोई ना कोई गलत, ऐसा कोई दूध का दूल्हा नहीं होता भैया, गलती सब करते हैं, गलती मैं भी करता हूं, गलती ये भी करती है, इंसान गलती करता है, कोई ज्यादा गलती करता है कोई कम करता है, लेकिन ये नहीं कि उसकी आड़ में आप कोई गलत करता है कुछ करता है उसका साथ ही देते रहोगे ना। भाईचारा ऑन टॉप है, फैमिली ऑन टॉप है। बचपन में भी डांट भी पड़ी होगी ना घर पे, पिटाई पड़ी होगी, भैया ये गलत कर रहा है ये चीज। कभी पेंसिल, मुझे याद है बचपन में बच्चे पेंसिल भी चोरी कर ले जाते हैं, घर ले आते हैं, अरे उसको पसंद आ रही थी, क्यों? तब वो चीज नहीं पता कि ये इन रियल आज छोटी चोरी आगे जगह बड़ी चोरी, फिर वो, और अगर हम एजुकेशन हासिल नहीं करेंगे तो वो हमारा प्रोफेशन नहीं है, हमारा वो चोरी हो जाएगा, जो कि बहुत लोगों ने अपनाया हुआ है इन रियलिटी। जो चोर है, चोर बनते कैसे हैं? एजुकेशन हुई नहीं, ना 10,000 की नौकरी मिल सकती, ना 5,000 की मिल सकती। इजी मनी क्या है, महीने में 2 डकैती मारेंगे, नहीं पकड़े गए तो भी रोटी मिल जानी है जेल में जाके, ये माइंडसेट हो रखा है। अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।